हेलो गाइज, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जो 69th बीपीएससी के लिए बनाया गया है। और ये जो है इस पे हम लोग कवर करने वाले हैं मिडावल हिस्ट्री का क्वेश्चन कवर करने वाले हैं हिंदी माध्यम के लिए, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश माध्यम जब अपलोड हो जाएगा चैनल पर तो इसका पीडीएफ आपको बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन हिंदी माध्यम। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति का पालन किया था। तो ये कौन थे? ये बलवन थे, ठीक है। बलवन के द्वारा रक्त और लौह की नीति लाया गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन का रहा, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। तो सबसे कम समय तक जो शासन किया वो थे कौन सा? खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश जो है ये आए थे 1290 में, मतलब सलेब डायनेस्टी के बाद, और 1320 में चले गए थे। तो ये ओनली 30 साल तक राज कर पाए थे, ठीक है। तो ये हो गया सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 3 का ए। 4 नंबर क्वेश्चन का रहा, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 4 का ए। तत्कालीन भारत में एक लेखक जो इब्न बतूता नाम था, किस देश से आए हुए थे या यात्री थे। तो ये आए थे कहाँ से? मोरक्को से। तो सही आंसर हो गया 5 का सी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है, और इब्न बतूता जो है अगर हम लोग बात करें तो ये 1333 से लेके 1347 तक रहे थे। और ये जो मोरक्को से आए थे, मोरक्को है कहाँ? ये अफ्रीकन ट्रैवलर थे, मोरक्को ओरिजिन के थे, और इंडिया में बेसिकली आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, ठीक है। उस टाइम में मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ के शासक हुआ करते थे। उसके बाद है आगे अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर बात करें इब्न बतूता का, तो इब्न बतूता जब आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, तो इसको अपॉइंट किए थे काजी के तौर पे, दिल्ली का काजी बने थे। फिर बाद में 1342 में इसको चाइना भेजे गए थे एम्बेसडर बना के, ठीक है। तो और इसका जो बुक है इब्न बतूता का, किताब अल रहीला, रहीला करके नाम किताब है इसके का, ठीक है, इसके द्वारा लिखा गया था। तो 5 का सही आंसर सी हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी। तो ये सुल्तान कौन थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा, 2 अशोक स्तंभ को टोपड़ा और मेरठ से दिल्ली कौन लाया था। तो ये लाया गया था किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। तो 7 का सही कौन सा हो गया? बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, उसमें कहा जा रहा है इनमें से कौन सा गुलाम वंश से नहीं था। तो देखिए बलवन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये तीनों थे गुलाम वंश से, लेकिन इब्राहिम लोदी जो है गुलाम वंश से नहीं थे। अगर हम लोग बात करें गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश के जो प्रथम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। फिर इसका बेटा आराम शाह 1 साल के लिए आते हैं, फिर उसके बाद इल्तुतमिश आ जाते हैं, ठीक है, उनको मार के। तो ये 1206 से लेके 1290 तक का जो काल रहा है, ये रहा है सलेब डायनेस्टी का। उसके बाद जो स्टार्ट होता है कौन सा? उसके बाद बालवन का स्टार्ट हो जाता है 1266 से लेके 1286 तक, ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इब्राहिम लोदी का, तो लोदी डायनेस्टी के ये थे। तो डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवा राय ने किस शहर की स्थापना की थी। तो इसके द्वारा जो स्थापना किया गया था, नगालपुरा का स्थापना किया गया था। तो सही आंसर हो गया 9 का ए, ठीक है। 10 नंबर, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो ये भेजा था बुक्का फर्स्ट के द्वारा, ठीक है। विजयनगर एम्पायर जो खोजा गया था हरिहर एंड बुक्का के द्वारा 1336 AD में खोजा गया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज का विभाग किसने बनाया था। तो ये बनाया गया था बलवन के द्वारा, ठीक है, बलवन के द्वारा। और ये जो हुआ करता था क्या, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था, ये याद रखिएगा आप लोग।
तो क्या रखना, दीवान अर्ज एक मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था, और भी इससे बहुत सारे डिपार्टमेंट था, जैसे दीवान मुख्तराज, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू था। दीवान रियासत था, इसमें क्या था, मार्केट कंट्रोल के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। उसका दीवान अमीर को ही था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था, इसके द्वारा लाया गया था। ठीक है, उसके बाद है दीवान खैरात था, चैरिटी डिपार्टमेंट हुआ करता था, ये फिरोज़ तुगलक के टाइम में आया था। फिर उसका दीवान बगदान है, फिरोज़ तुगलक के ही टाइम में आया था। तो ये सब जो है, जो जितने डिपार्टमेंट है एक बार देख लीजिएगा, मिडवल इंडिया में जो लाया गया था अलग अलग शासकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है, तबकत और नासरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज उन सिराज ये इनके लेखक है। तो सही आंसर हो गया 12 का ए। ठीक है, और ये कितने 23 वॉल्यूम में ये लिखा गया है ये किताब। क्वेश्चन में कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए इसमें दिया हुआ पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो ए का हो गया 4। कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में, तो बी का हो गया 1। और उसके बाद हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, हल्दी घाटी का लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। बाकी हम बताते हैं यहाँ पे 1576 में ये लड़ा गया था हल्दी घाटी की लड़ाई। एक साइड तो अकबर थे, दूसरे साइड कौन थे, चलिए इतना हिंट दे दिए। तराइन का युद्ध 2 हुआ था, एगो 1191 में, एगो 1192 में, इसका हो गया तीसरा। तो 13 का सही आंसर हो गया ए। 14 का रहा तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो थे ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। सही आंसर हो गया 14 का डी। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तान में से किस एक को निजामुद्दीन औलिया से मिलने से मना कर दिया था? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जब मिलने गए थे निजामुद्दीन औलिया से, तो निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से मना कर दिया था। और इनका एक फेमस स्टेटमेंट है कि हमारे घर में 2 दरवाज़ा है, अगर सुल्तान एक दरवाज़ा से आता है तो दूसरे दरवाज़ा से मैं निकल जाऊँगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो ये किया गया था खानवा के युद्ध में। ठीक है, खानवा के युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 में लड़ा गया था। ठीक है, बाबर और राणा संघा के बीच हुआ था। बाबर की विजय हुई थी, राणा संघा की हार हुई थी। और यहाँ पे बाबर के द्वारा एक टाइटल एज्यूम कर लिया जाता है, गाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो चांदी का सिक्का शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। ये इल्तुतमिश के द्वारा भी चलाया गया था, लेकिन यहाँ पे जो है नहीं, तो किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें कह रहा है, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो ये सेनापति हुआ करता था हकीम खां। और हल्दी घाटी की लड़ाई वो कब लड़ा गया था? मतलब अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। 19 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किसने यह आदेश दिया था कि एक पुरुष को केवल एक पत्नी से ही विवाह करना चाहिए और दूसरी शादी तब कर सकता है जब वो पहली पत्नी बांझ हो? ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये अकबर के द्वारा कहा गया था। 19 का ए हो गया आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टोडरमल निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो टोडरमल जो है भूमि राजस्व सुधार से संबंधित थे। तो 20 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग घोषित किया? तो ये A.L. श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। तो 21 का हो गया ए। ठीक है, फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो वो थे कौन? वो थे औरंगजेब। सही आंसर हो गया 22 का सी। नंबर 23 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल सेवा में चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये कौन थे? तो ये थे आपके मनुक्की। अब देखिए मनुक्की जो है ये आए थे, इसको निकोल मनुक्की नाम था। ये आए थे मुगल आर्मी में, जब उस टाइम में जो थे दारा सिखो हुआ करते थे, तो उसमें ये तोप चलाने का, तोपची का काम ये करते थे। जब दारा सिखो का मृत्यु हो जाता है, औरंगजेब जब आ जाता है, तो ये जो अपना दूसरा प्रोफेशनल अपना लेते हैं, जैसे जो फिजिशियन, ठीक है, मतलब चिकित्सक का अपना लेते हैं। तो याद रखिएगा मनुक्की है। ठीक है, और ये कहाँ से आए थे? तो ये इटली से आए हुए थे, इटली के ट्रैवलर थे। 24 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला मुगल सम्राट था। तो ये कौन थे? ये थे जहांगीर। जो जहांगीर है ये तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 25 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में औरंगजेब को महारत हासिल थी? तो औरंगजेब के द्वारा जो बजाया जाता था वो इंस्ट्रूमेंट था बीना।
अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि चंदेरी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो चंदेरी का लड़ाई हुआ था 1528 में खानवा युद्ध के बाद। 1526 में होता बैटल ऑफ प्लासी, 1527 में होता है खानवा का युद्ध, और 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध। इसमें जो लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो मेदिनी राय हार गए थे और ये जो है जीत गए थे। तो सही आंसर हो गया 26 का ए। 27 का सही आंसर, 27 का क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और इसमें पहला स्टेटमेंट है मुगल की सेना को दशमलव प्रणाली पर संगठित किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। शिवाजी ने अपनी सेना में कभी किसी मुस्लिम को नियुक्ति नहीं किया, नहीं, ये गलत है। दूसरा गलत है कि शिवाजी के राज में मुस्लिम थे, मुस्लिम अधिकारी थे। तो 27 का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ बुक है और दूसरे तरफ जो है ऑथर है। तो इसमें कह रहा है क्या अकबरनामा अबू फैजल के द्वारा लिखा गया था। तो बिल्कुल सही, अकबरनामा जो लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था, अबू फजल के द्वारा लिखा गया था। तो पहला सही है। दूसरा है तुर्क बाबरी, जो बाबरनामा के नाम से जानते हैं, क्या इनायत खान लिखे थे, नहीं, इसको बाबर के द्वारा खुद लिखा गया था। तो दूसरा गलत हो गया। उसके बाद शाहजहां नामा बाबर के द्वारा लिखा गया था, नहीं, शाहजहां नामा जो है ये इनायत खान के द्वारा लिखा गया था। तो तीसरा भी गलत है। उसके बाद है तावक अकबरी, यह क्या अबू फैजल के द्वारा लिखा गया, नहीं, निजामुद्दीन के द्वारा ये लिखा गया, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। तो ये चौथा भी क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी, ओनली वन जो है इसका सही आंसर है। 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं के रूप में प्रशंसा की है। तो ये किया गया है कृष्णदेवा राय के बारे में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 नंबर जा रहा है विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो है सही आंसर 1, 2, 3 है, मतलब डी सही आंसर है इसका। इसमें कहा जा रहा है विजयनगर साम्राज्य का पहला राजा जो थे हरिहर प्रथम थे और अंतिम राजा श्रीरंगा तृतीय था। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है प्रांतीय शासन के क्षेत्र में नयन कार्ड प्रणाली एक विशिष्ट विशेषता थी। तो दूसरा भी सही है। तीसरा है बड़ी संख्या में महिला प्रशासन में थी, बिल्कुल सही। इस टाइम में जो है महिला का जो भागीदारी था एडमिनिस्ट्रेशन में, सिस्टम में, तो बहुत ज़्यादा था। तो 30 का सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 31 कहा जा रहा है भारत में 7वीं शताब्दी में शुरू हुए भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस 31 का सही आंसर है बी, 1 और 3। तो पहला है भक्ति आंदोलन ने मोक्ष प्राप्त करने के साधन के रूप में व्यक्तिगत भक्ति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण पर बल दिया है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसमें भले ही इसमें जाति व्यवस्था की कठोरता के अवहेलना की, महिलाओं की भागीदारी को महत्वहीन माना, नहीं। ठीक है, ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा भक्ति आंदोलन का प्रसार उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहा, बिल्कुल सही। चौथा स्टेटमेंट है, तीसरा सही है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है भक्ति आंदोलन के बाद के कई समाज सुधार आंदोलन जैसे स्वाभिमान आंदोलन, सत्यशोधक समाज आदि आंदोलन की नींव रखी गई। तो ये जो है गलत है। ठीक है, तो सही आंसर है 31 का 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 32 है फराजी मूवमेंट। ये जो फराजी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, याद रखिए, ये ढूंढना है। क्या यह किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं था, यही गलत है, क्योंकि ये किसान आंदोलन का हिस्सा था। फराजी मूवमेंट बेसिकली ईस्टर्न बंगाल में स्टार्ट किया गया था, जिसको लीड किया गया था हाजी अली के द्वारा। ठीक है, और ये एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, बिल्कुल सही। इसमें इस्लाम समाज में जो अंधविश्वास फैला था उसको रोकने के लिए किया गया था, बिल्कुल सही। इस्लाम समाज में जो भ्रष्टाचार पर प्रहार किया गया, मतलब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है, तो 32 का सही आंसर हो गया आपका ए। कहा जा रहा है कि चोल की मंदिर वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें क्या है, सी, 1 और 2 दोनों है। चोल के दौरान वास्तुकला की शैली को द्रविड़ कहा जाता था, बिल्कुल सही। मंजिल पर मंजिल बनने की शैली को विमान कहते थे, बिल्कुल सही। तो क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो 33 का हो गया सी। जा रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भवन है, यहाँ निर्माता है। क्या कुतुब मीनार का निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल सही। कुतुब मीनार का जो स्टार्ट किया गया था बनाना, ये स्टार्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और उसके बाद है अदीना मस्जिद अहमद शाह के द्वारा किया गया था? नहीं,
ये सिकंदर शाह के द्वारा किया गया था, तो दूसरा है गलत। तीसरा है विजय स्तंभ क्या राणा कुंभ के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही। ठीक है। चौथा है हिंडोला पैलेस जो है होशंग शाह के द्वारा किया गया था, तो सही आंसर इसका सी हो गया 1, 3 एवं 4। क्वेश्चन नंबर 35 कहा जा रहा है मुगल चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग को खोजना है 35 नंबर का। तो 35 नंबर का जो सही नहीं है वो डी, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत बाबर के शासन के काल में हुई थी। नहीं, बाबर के टाइम में नहीं, अकबर के टाइम में ये हुआ था 1560 के आसपास। तो गलत है डी नंबर ऑप्शन। इसका सही आंसर है डी, क्योंकि मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत बाबर के टाइम में नहीं, अकबर के टाइम में हुआ था 1560 में। बाकी ऑप्शन सही है, तो उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। मुगल पेंटिंग की स्वदेशी भारत शैली और फारसी पेंटिंग की जो सफवी स्कूल का एक संश्लेषण था, मतलब कि भारतीय शैली और फारसी शैली का एक मिक्सअप कह सकते हैं मुगल पेंटिंग। ठीक है। मुगल चित्रकला अपने विषय में धर्मनिरपेक्ष था, मतलब किसी धर्म का ना तो उसमें बड़ाई और ना ही विरोध किया जाता था, मतलब धर्मनिरपेक्ष था। तो 35 का सही आंसर हो गया डी। 36 नंबर का क्वेश्चन कहा रहा चोल वंश के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। तो पढ़ते हैं पहले, तब पता चलेगा। सारा अधिकार राजा के हाथों में था, लेकिन उसे सलाह देने के लिए उसके पास एक मंत्री परिषद थी। बिल्कुल सही, चोल शासक में ऐसा था। चोल शासक ने अपनी आय व्यापार पर चुंगी, पेशों पर कर और आसपास के देशों की लूट से भी प्राप्त थी। बिल्कुल सही। फिर आगे है ग्राम प्रशासन के मामलों का प्रबंधन शिक्षित व्यक्तियों की कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता था। बिल्कुल सही। इसमें सही कथन चुनना है, तो तीनों कथन सही है। सही आंसर हो गया इसका डी। 37 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चोल साम्राज्य के ग्राम प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो सही आंसर है ना तो 1 और ना ही 2। सभा गांव की एक समान सभा थी, सभा गांव की एक समान सभा थी, तो ये कह रहा है कि नहीं, गलत है। ठीक है। और ये जो अग्रहारों के वयस्क पुरुषों का जमा बाड़ा था, नहीं, ये सभा था और ये अग्रहारा था। गांव की एक समान सभा थी, नहीं, गांव में जो होता था सभा उसको कहा जाता था अग्रहारा। ठीक है। और उससे कहा जाता था पुरुषों का जो जमावड़ा होता था उसको। तो 37 का सही आंसर हो गया डी, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 38 कहा जा रहा है विजयनगर राजवंश में महिलाओं की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें जो सही कथन है उसको चूज करना है। तो पहला है सती प्रथा अनुपस्थित था, नहीं, सती प्रथा यहाँ पे था। ठीक है। सती प्रथा क्या अनुपस्थित था, नहीं, ये जो है सही चुनना है। नहीं, अनुपस्थित नहीं था, यहाँ पे था, तो पहला तो गलत हो गया। वेश्यावृत्ति का प्रचलन था यहाँ पे, बिल्कुल सही। एक विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, बिल्कुल कर सकती थी। तो सही आंसर हो गया इसका बी, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन है 39 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि पाल राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है वो बी नहीं है। गोविंद पाल पाल वंश के संस्थापक थे, नहीं, गोपाल थे पाल वंश के संस्थापक। बाकी सब सही था, सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था, बिल्कुल सही। पाल राजवंश के लिए खालिमपुर शिलालेख एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बिल्कुल सही। एक नया चीज़ है, याद रखिएगा, खालिमपुर शिलालेख ये जो महत्वपूर्ण है पाल वंश को जानने के लिए। पाल शासकों ने परमेश्वर, परम भटकर और महाराजा धीराज जैसी उपाधियाँ धारण की थी, तो बिल्कुल सही। ठीक है, एक ही गलत है, बी इसमें। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें दिए गए कथन में सही कौन सा है ये चूज करना है। इसे लाल और बफ बलुआ पत्थर से बनाया गया है, बिल्कुल सही है। यह भारत की सबसे ऊंची मीनार है, नहीं, भारत की सबसे ऊंची मीनार नहीं है। वन ऑफ द टॉलेस्ट मीनार कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया, बिल्कुल सही था। सही आंसर है 1 और 3 सही है इसमें, तो 40 का हो गया ए। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, इसमें कहा जा रहा है मध्ययुगीन भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही आंसर चूज करें। राजपूत समाज का आधार वंश था, राजपूत समाज का आधार वंश था, तो ये कह रहा है सही है। ठीक है। दूसरा है कि कुछ राजपूत शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया, बिल्कुल सही। संरक्षण प्रदान किया गया कुछ जैन धर्म के द्वारा, कुछ राजपूत शासकों के द्वारा। तो सही आंसर हो गया आपका 1 और 2।
क्योंकि अगर हम लोग सोलंकी वंश की बात करें तो इन्होंने संरक्षण प्रदान किया गया था जैन धर्म को। चौहान वंश की बात करें तो ये सब क्या किया था, संरक्षण प्रदान किए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 कहा जा रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर शहर है, इधर संस्थापक है, तो कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो इसमें बता रहा है सीरी फोर्ट अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा तुगलकाबाद मोहम्मद तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था, नहीं, ये घियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था, तो दूसरा गलत हो गया। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था, तो बिल्कुल सही। तो 1 और 3 जो है सही है, तो 42 का सही आंसर हो गया बी। 3 कह रहा है भारत में 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से संबंधित चित्रकला के बेहतरीन उदाहरण लघु चित्रों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर कुलहलदार समूह के रूप में नामित किया जाता है। इस समूह में निम्नलिखित में से किससे चित्र शामिल है। तो ये जो चित्र शामिल है चौड़ा पंचशिका, ठीक है, ये अजीब सा क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर है ये चौड़ा पंचशिका। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है न्याय प्रदान करना दिल्ली सल्तनत के अधीन किसी भी शासक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था। निम्नलिखित शासकों में से किस शासक ने न्याय प्रदान करते हुए धार्मिक वर्ग, जिसको उलमा कहा जाता था, के खिलाफ कठोर दंड की व्यवस्था की। तो ये किया गया था मोहम्मद तुगलक के द्वारा, तो सही आंसर हो गया 44 का ए। क्वेश्चन नंबर 45 कहा जा रहा है मध्यकालीन भारत, जो 800 से 1200 के रेंज की बात हो रही है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही आंसर चूज करें। तो इसमें कहा जा रहा है इस युग में अरब शासकों द्वारा भारतीय वस्तु की मांग के कारण भारत के साथ उसने व्यापार में वृद्धि हुई थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम में अरब देशों में भारत की जो वस्तु थी बहुत डिमांड में था। दूसरा स्टेटमेंट है इस युग में धर्मशास्त्रों द्वारा समुद्री यात्रा पर प्रतिबंध लगाने से अन्य देशों के साथ भारत के विदेशी व्यापार में गिरावट आई। तो देखिए इस टाइम में तो कहीं भी प्रतिबंध नहीं लगाया था, तो ये गलत है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ओनली ये। क्वेश्चन नंबर 46 कहा जा रहा भारत में मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत चूज करना है, तो ये सही है, ये ए जो पहला है गलत है। इसमें कह रहा इसमें केवल सैन्य ढांचे में पेश किया गया था, नहीं, यह मध्य एशियाई मूल का था, बिल्कुल सही। मनसब प्रदान करने का एकमात्र अधिकार जो है वो सम्राट के पास था, बिल्कुल सही है। यह अकबर से औरंगजेब में बदलता रहा, मतलब जब कुछ चेंजेस वगैरह लाते रहे, तो अकबर से जब औरंगजेब तक गया था ये मनसबदारी व्यवस्था प्रणाली, तब कुछ न कुछ चेंज होते चला गया। 40 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस काल में ने भारत में बड़े गोपुरम और मंडप को चिन्हित किया। तो इसका सही आंसर है विजयनगर साम्राज्य, डी। 48 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक अद्वितीय प्रकार की भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली इक्तादारी के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें कहा जा रहा है इक्ता प्रदान करने का तात्पर्य भूमि पर अधिकार से है, नहीं, ठीक है, इससे संबंधित नहीं है, तो पहला गलत हो गया। इक्का जो होता था ये ट्रांसफरेबल था, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफ़र किया जा सकता था, तो सही आंसर हो गया 48 का बी। 49 कहा जा रहा मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो है आंसर दिया हुआ है सी, केवल 1 और 3 सही है। यह मुख्य रूप से कुलीन और धर्मनिरपेक्ष था, बिल्कुल सही, मुगल पेंटिंग तो धर्मनिरपेक्ष था, सेकुलर था। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दशवंत, नन्हा, मंसूर और मनोहर आदि जहांगीर के प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार थे, नहीं, ये सब जितने नाम आप देखें ये अकबर के टाइम के थे, तो ये गलत हो गया। तो तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बहादुर शाह ने मुगल चित्रकला को पुनर्जीवित किया, बिल्कुल सही, तो 1 और 3 जो है इसका सही आंसर है, 49 का हो गया डी। 50 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत में मुगल शासक के तहत आम लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर है मुद्रा प्रणाली ने वस्तुओं विनिमय प्रणाली का स्थान ले लिया, तो 50 का सही आंसर हो गया ए, ठीक है, ये कथन गलत है, बाकी सब सही है। समांतर तौर पर लोग गरीब थे, बिल्कुल सही। उसके बाद लोग अपना व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र थे, मतलब मुगल टाइम में अपना व्यवसाय चुनने के लिए लोग स्वतंत्र थे, ये भी सही है। अगला लोगों की व्यापक और विविध उद्योग गतिविधियाँ थी, तो ये क्या है, एक ही गलत है, ए नंबर, बाकी बी सी डी जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 51 कहा जा रहा है चोल साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है वो उत्तर चुनना है। तो पहला दिया हुआ है
कि चोल साम्राज्य का उत्तराधिकारी अक्सर दावेदार के बीच खूनी युद्ध द्वारा तय किया जाता था? नहीं, ऐसा नहीं होता था चोल साम्राज्य में। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि राजा को अपने कार्य में मंत्री परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। बिल्कुल सही है। राज्य को 3 प्रमुख प्रशासनिक इकाई में विभाजित किया गया था, केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार तथा स्थानीय सरकार। तो ये 2 और 3 जो है सही है, तो 51 का सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 52 कहा जा रहा है, इब्न बतूता के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के शहर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। शहर जो है, शहर उन लोगों के लिए रोमांच अवसर से भरे हुए थे जिनके पास आवश्यक ड्राइव संसाधन और कौशल थे। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, शहरों को युद्ध और आक्रमण के कारण व्यवधान में कोई खतरा नहीं था। ऐसा नहीं है। ठीक है, 52 का क्या हो गया? ए आंसर हो गया, ओनली ए। क्वेश्चन नंबर 53 कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मुगल शासन के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था में संबंध में गलत है? तो देखिए 53 का सही आंसर हो गया ये जो है बी, ये गलत है। लोगों का प्रमुख व्यवसाय हस्तकला था? नहीं, अपना जो मुगल काल में जो अपना व्यवसाय चुनने के लिए लोग स्वतंत्र हुआ करते थे, तो बी गलत है। बाकी स्टेटमेंट है, लोगों के बीच एक बड़ी आर्थिक असमानता आई थी, मतलब गरीब और अमीर यहाँ पे देखे गए थे। ठीक है, गांव आत्मनिर्भर थे और अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सक्षम थे, तो ये भी सही है। सामान्य तौर पर आवश्यक वस्तुओं की कीमतें काफ़ी कम थी, तो ये भी सही है। ठीक है, तो 53 नंबर का सही आंसर हो गया बी। 54 में आइए, गुप्त वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज के रूप में पाटलिपुत्र मिला था। तो इसमें कहा जा रहा है 54 का सी है आंसर। चंद्रगुप्त प्रथम को, जो गुप्त वंश के किंग हुआ करते थे, लिच्छवियों से दहेज के रूप में क्या मिला था? पाटलिपुत्र मिला था। गुप्तों ने विदेश के लिए समुद्री व्यापार नहीं किया? नहीं, इस टाइम में तो किया था ना समुद्र व्यापार, तो दूसरा हो गया गलत। तीसरा कहा जा रहा है, संस्कृत के महानतम कवि और नाटककार कालिदास जो है गुप्त शासन काल के हैं, तो बिल्कुल सही। तो ये कौन हो गया? 1 और 3 जो है सही है। 55 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है, मुगल साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा गलत है ये बताना है आपको। तो गलत खोजना है, तो ओनली 1 जो है गलत है। बहादुर शाह ने हिंदू प्रमुख और राजाओं के प्रति अधिक असहिष्णु रवैया अपनाया था, ये गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, औरंगजेब से जजिया समाप्त कर दिया गया। औरंगजेब से जजिया समाप्त कर दिया गया। देखिए, वैसे एक्सप्लेनेशन में इसका आंसर ये दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट जब हम लोग पढ़ते हैं, औरंगजेब से जजिया समाप्त कर दिया गया, नहीं, औरंगजेब के द्वारा जजिया जो है लगाया गया था, जो अकबर के द्वारा हटा दिया गया था 1564 में, इसको री इम्पोज कर दिया गया था नॉन मुस्लिमों के लिए। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा आप लोग। औरंगजेब के शासनकाल में जुल्फिकार खां को वागीर के रूप में नियुक्त किया गया था, तो ये तीसरा सही है, लेकिन दूसरा भी हमको लगता है गलत है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहा जा रहा है, एक भारतीय शासक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा इसमें जो है निम्नलिखित शासकों में कौन सा उपयुक्त विवरण सबसे उपयुक्त है, किसके बारे में, तो ये आंसर बताइए। तो उसने क्या है, ममला या महान पहलवान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ग्रेट पहलवान के नाम से जाना जाता। उसे बतापी कोंडा की उपाधि धारण की थी और ह्वेंग सांग ने उसके शासनकाल के दौरान दौरा किया था। ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये क्या कहा गया है? नरसिंह वर्मन के बारे में। तो नरसिंह वर्मन को कहा जाता था महान पहलवान, और इन्होंने बतापी कोंडा का जो है टाइटल भी धारण किया था। तो सही आंसर इसका हो गया ए, नरसिंह वर्मन प्रथम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा जा रहा है? मराठा शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और देखते हैं उधर क्या ढूंढना है, सही ढूंढना है कि गलत ढूंढना है। फिलहाल हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। पतनशील मुगल सत्ता को सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मराठा साम्राज्य से मिली थी, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, उसके बाद है पेशवा बालाजी विश्वास ने पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यात्मक प्रमुख बनाया था। तो ये जो स्टेटमेंट है नोट करें, गलत है। ठीक है, इसको बनाया गया था, बाजीराव प्रथम को बनाया गया था। ठीक है, तो ये गलत हो गया दूसरा। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि चौथ और सरदेशमुखी की नियुक्ति की प्रणाली ने पेशवा को संरक्षण के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने में सक्षम बनाया, या मराठा साम्राज्य के लिए शक्ति का एक प्रमुख स्रोत था।
तो देखिए शक्ति का एक प्रमुख स्रोत नहीं था, ये डिक्लाइन का एक प्रमुख स्रोत कह सकते हैं। तो ठीक है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो 2 और 3 जो है सही नहीं है, तो सही आंसर इसका हो गया ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कहा जा रहा है दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें जो सही कौन सा है ये चूज करना है। तो 1329 और 1330 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अलग कृषि विभाग दीवाने को ही बनाया। तो स्टेटमेंट पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, 1398 में तैमूर ने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत पर हमला करते हुए उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ये तैमूर का आक्रमण जब नादिर शाह के टाइम का हुआ था। ठीक है, नादिर शाह मोहम्मद शाह, उसको बोलते हैं नसरुद्दीन, सॉरी नादिर शाह नहीं, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम में हुआ था, या मोहम्मद तुगलक कह सकते हैं। उस टाइम में तैमूर का जो है आक्रमण हुआ था इंडिया पे। ठीक है, तो उस टाइम में दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था मोहम्मद शाह तुगलक, या मोहम्मद तुगलक कह सकते हैं। तो 58 का सही आंसर हो गया ए। 1 और 2 सही है और तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 60 कहा जा रहा है महरौली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक जलाशय हौज सम्मी में जल मुर्गी के नाम से प्रसिद्ध हिमालयी जल पक्षी का सुखद आगमन देखा जा रहा है। यह हौज सम्मी किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 59 का ए। 60 नंबर क्वेश्चन का रहा मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और नीचे देखिए सही नहीं है ये चूज करना है। तो कौन सा सही नहीं है ये देखना है। तो केवल 2 जो है सही नहीं है। अद्वैत या अद्वैतवाद का संकर सिद्धांत का आम आदमी को बहुत आकर्षित करता था। तो ये गलत है। ठीक है, बाकी 1, 3, 4 जो है ये सही है। इसमें कहा शंकर ने 9वीं शताब्दी में हिंदू धर्म की एक नई दिशा देते हुए हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन शुरू किया। बिल्कुल सही है ये। तीसरा है रामानंद अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे, ताकि वो रामानंद जी समझते थे कि अगर स्थानीय भाषा का अगर हम प्रयोग करें तो वहाँ के लोग जल्दी वो कैच करेंगे और जल्दी बात को समझेंगे। ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति थे रामानंद। दूसरा भी सही है। तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है रामानंद ने जाति व्यवस्था का विरोध किया और जाति की अपेक्षा करके समाज के सभी वर्गों से अपने शिष्य को चुना। ठीक है, सभी कास्ट से अपने शिष्य को चुना। तो चौथा भी सही है। तो ओनली 2 जो है ये गलत है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 60 का बी। नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों से कौन सा सही है ये बताना है। तो सही जो बता रहा है केवल 2 सही है। तो देख लेते हैं हम लोग। बाबर ने अपने प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की। नहीं, ये किया गया था अकबर के द्वारा। तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, मनसबदारी व्यवस्था के तहत बहुत अधिकारी को एक रैंक यानी मनसब के रूप में चिन्हित किया गया था। बिल्कुल सही। अब बाबर की भू राजस्व प्रणाली को जब्ती या बंदोबस्त प्रणाली कहा जाता था। नहीं, ये गलत है। ठीक है, 62 इसमें कहा जा रहा मध्यकालीन भारत में सिकदार और मुरकुन पद कर्मश किसके लिए प्रयोग किए जाते थे? तो ये प्रयोग किए जाते थे सैन्य अधिकारी और लेखाकार के लिए। तो सही आंसर हो गया 62 का ए। 63 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा भारतीय इतिहास के मध्यकाल में गुज्जर सामान्यतः किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये किया जाता था किसके लिए? खानाबदोश पशुपालक के लिए। तो सही आंसर हो गया 63 का सी। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शिलालेख गुप्त काल के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही आंसर है सी 64 का 1 और 3, महरौली का लौह स्तंभ शिलालेख और एक इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख। ठीक है, तो 1 और 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन कहा जा रहा है मुगल काल के दौरान सेठ, बोहरा और बंजारों को किस नाम से जाना जाता था? तो इनको जाना जाता था ट्रेडर के नाम। अब क्वेश्चन नंबर 66 नंबर कहा जा रहा है चित्रकला की काल में मुगल काल का योगदान उल्लेखनीय था। मुगल चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला जो है मुगल चित्रकला की नींव बाबर ने रखी थी। नहीं, ये किसके द्वारा रखा गया था? तो ये रखा गया था मुगल पेंटिंग का जो फाउंडेशन रखा गया था, यह हुमायूं के द्वारा रखा गया था। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है सबसे महत्वपूर्ण कृति तो सबसे महत्वपूर्ण कृति जो है
हमजनामा है जिसमें 1200 पेंटिंग शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है ये। फिर है जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पे पहुंच चुकी थी, तो ये भी सही है। 2 और 3 सही है और 1 है गलत। इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं तब आंसर चूज करेंगे। सही था 2 और 3, तो सही आंसर क्या हो गया इसका? डी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि मध्ययुगीन भारत में बंदोबस्ती प्रणाली का दहसाला प्रणाली को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी, जो भू राजस्व प्रणाली के रूप में जाना जाता था? तो ये किसके टाइम में किया गया था? ये अकबर और टोडरमल के टाइम में किया गया था। तो 67 का कौन सा हो गया? ए। ठीक है, अकबर एंड टोडरमल। बेसिकली ये जो था अकबर के शासनकाल में टोडरमल के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, यहाँ कहा जा रहा है दिल्ली सल्तनत के दौरान पदनाम मुकदम या चौधरी निम्नलिखित में से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो ये बेसिकली किया जाता था, देखिए यहाँ पे एक बात है समझने के लिए कि यहाँ पे है जो प्रोविंस हुआ करता था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तो उसको क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। और ये जो स्टार्टिंग में हुआ करता था, जो नोब हुआ करता था वहाँ के जो शासक हुआ करता था, उसके अंदर में ये होता था। तो विलेज जो था उस टाइम में बेसिक यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता था? मुकदम या चौधरी कहा जाता था। ठीक, तो सही आंसर हो गया 68 का ए। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मध्यकालीन भारत में सर ए नौबत और वकनबीस पद किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ये किया जाता था बेसिकली किसके लिए? सैन्य कमांडर और खुफिया अधिकारी के द्वारा। मतलब इसके लिए सैन्य कमांडर और खुफिया अधिकारी के लिए जो वर्ड यूज किया जाता था, सर ए नौबत वकनबीस। ठीक है, नंबर 70 कहा जा रहा है विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसको बताना है। तो 70 नंबर जो कह रहा है इसमें केवल 1 सही आंसर दिया हुआ है। मतलब विजयनगर वास्तुकला की मुख्य विशेषता मंदिर परिसर में ऊंचे राय, गोपुरम या प्रवेश द्वार और नक्शा सिकदास स्तंभों का कल्याण मंडप का निर्माण करना। ठीक है, तो ये है, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। और ये दूसरा जो स्तंभों में पाए जाने वाला सबसे सामान्य जानवर हाथी था, नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो ये हाथी नहीं हुआ करता था, ये घोड़ा हुआ करता था, तो दूसरा गलत हो गया, पहला ही सही है। ठीक है, 70 का सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अबू फजल द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए इसमें जो सही आंसर है आईने अकबरी लिखा गया था, फिर उसके बाद रुकात लिखा गया था, तो उस हिसाब से सही आंसर हो गया क्या? 71 का बी। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि ये तबकत अकबरी जो है ये लिखा गया था निजामुद्दीन के द्वारा। ठीक है, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। और इसमें जो बेसिकली मिलता है इतिहास मिलता कब से कब तक का? 1593 से लेके 1594 तक का इतिहास इसमें मिलता है, मतलब 1 साल के आसपास। ठीक है, तो ये जो है 2 नंबर का नहीं लिखा गया था, ये लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। बाकी आईने अकबरी और रुकात जो है ये दोनों बुक लिखा गया था अबू फजल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, इसमें कहा जा रहा है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में अहादी किससे संदर्भित करता था? तो देखिए ये जो है ये इलाइट सेक्शन, मतलब कुछ सज्जन सैनिक जिन्हें आम सैनिकों की तुलना में कुछ अधिक वेतन मिलता था, उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता था वो था अहादी। ठीक है, तो 72 का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है 73 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में बनाया गया? तो देखिए बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, जोधाबाई का पैलेस ये भी फतेहपुर सीकरी में है, और पंचमहल ये भी फतेहपुर सीकरी में है। 2, 3, 4 जो है ये सारे फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है, जो कि आगरा के पास है, तो ये नहीं हो गया। बाकी 2, 3, 4 जो है ये सारे कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में, तो सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है तुजुक बाबरी, जिसको बाबरनामा के नाम से जानते हैं, पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो चूज करना है। तो देखिए बाबर के बारे में मैं एक बात बताऊं, बाबर अपना आत्मकथा खुद लिखे थे जो बाबरनामा के नाम से जाने गए। पहला है ऑप्शन इसमें, यह मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा को नाम दिया गया। देखिए ये थोड़ा सेंटेंस गलत है, तो थोड़ा सही इसको कर लीजिएगा। यह मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, तो पहला तो सही है। इसका पहली बार जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था जॉन लेडेन के द्वारा और विलियम एक्रिसन के द्वारा किया गया था, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है।
तीसरा स्टेटमेंट है, यह फारसी भाषा में लिखा गया था, नहीं, फारसी भाषा में नहीं लिखा गया था, ये बेसिकली लिखा गया था छगाती लैंग्वेज में। छगाती लैंग्वेज है, ये एक तुर्किश लैंग्वेज है जो एक्सटिंक्ट तुर्की लैंग्वेज के मतलब तुर्की का ही भाषा है लेकिन एक्सटिंक्ट में आता है, ठीक है कि। और उस टाइम में जब स्टार्टिंग में जब मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था तो वही छगाती भाषा जो है बोला जाता था, या कह सकते तुर्की भाषा बोला जाता था मुगलों के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो गया बी, 74 का बी, 1 एंड 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किसने अपने संस्मरण स्वयं लिखे थे? मतलब अपने बुक के बारे में बात हो रही है कि अकबर द्वारा लिखा गया था, नहीं, अकबर की आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया था? अबू फैजल के द्वारा लिखा गया था। हिमायूं का लिखा गया था, हिमायूं नामा, ये किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। लेकिन जहांगीर जो लिखे थे, तुर्क जहांगीरी, ये जहांगीर खुद लिखे थे। तो इसका सही आंसर हो गया इसका ओनली 3, मतलब कि सी आंसर हो गया सही 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, इसमें कहा जा रहा है रजिया सुल्तान के खिलाफ संगठित विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये किसके द्वारा किया गया था? निजामुल जुनैदी के द्वारा किया गया था। तो 76 का सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, इसमें कहा जा रहा है मध्यकाल में अनेक शासकों ने नई मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है गलत है? तो 77 का गलत बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो गलत है ए, ठीक है। ये कह रहा औरंगजेब ने अपने सिक्कों पर कलमा, इस्लामिक आर्टिकल, फेथ लिखाना शुरू किया था, नहीं, ये गलत है। बाकी सब सही है, हमको गलत चूज करना था, इसीलिए आंसर जो हो गया ए हो गया। बाकी स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अधिकांश सिक्कों पर देवता तिरुपति की छवि थी, बिल्कुल सही। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में तांबे के सिक्के जारी किए थे, तो ये भी सही है। शेरशाह सूरी ने रुपया नाम का एक नया सिक्का भी जारी किया था, बिल्कुल सही। ये स्टेटमेंट सारे सही है, बी सी डी, और ए जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 78 कहा जा रहा मराठा साम्राज्य में राजस्व के लिए भूमि की माप की इकाई के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता था? तो ये किया जाता था कथी, ठीक है। सही आंसर हो गया सी। 79 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से स्मारक मुगल से संबंधित है? तो देखिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। ये गुजरात जब जीत के आए थे तब जाके फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गया था 1601 में। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो ये तो मुगल से रिलेटेड नहीं हुआ। फिर पुराना किला का जो निर्माण करवाया गया था ये शेरशाह के टाइम में करवाया गया था, तो ये भी नहीं है। बाकी उसके बाद अगर बात करें जामा मस्जिद का, तो यह शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था दिल्ली में। तो 1 और 4 इसका सही आंसर हो गया 79 का सी। इस टाइम है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मध्यकाल के संबंध में मकतब खाना किससे संदर्भित करता है? तो ये किसे संदर्भित करता है? तो देखिए ये जो है मकतब खाना एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, जिसका मतलब कि ट्रांसलेशन ब्यूरो कह सकते हैं, ठीक है, अनुवाद ब्यूरो। और इसके अंदर क्या किया जाता था? तो जितने भी इंडियन फिलॉसफी और रिलीजन वाले बुक था, धार्मिक बुक था, उसको पर्शियन लैंग्वेज में अनुवाद किया जाता था। तो एक डिपार्टमेंट था, कौन सा डिपार्टमेंट? ब्यूरो डिपार्टमेंट, ठीक है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है चोल साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है ये बताना है। तो 81 का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है केवल 1। चोल राज बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म के रक्षक थे, बिल्कुल सही। उसके बाद चोल राजा विशेष रूप से भगवान शिव के कट्टर भक्त थे, तो ये 2 नंबर जो है ये गलत है, ठीक है। तो इस भगवान शिव के कट्टर भक्त तो नहीं थे, लेकिन इस टाइम में जैनिज्म बुद्धिज्म का भी जो है एकदम धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो ये गलत है 2 नंबर। और पहला सही है, चोल राजा बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म के रक्षक थे। तो 81 का सही आंसर हो गया 1। 82 कहा जा रहा है मैगस्थनीज द्वारा पहली बार गहरे दक्षिण भारत में पांड्या साम्राज्य का उल्लेख किया गया था। उन्होंने बताया कि पांड्या साम्राज्य था, क्या बताया उनके बारे में? तो ये बताया गया था मोती, बेसिकली जो है पांड्या राजा जो था वो मोती के लिए जाना जाता था, ठीक है। ये बात उन्होंने मेंशन किया था अपने बुक में, इंडिका में, ठीक है। लोगों की एक समिति द्वारा शासित था, नहीं, समिति द्वारा नहीं, वहाँ भी किंग हुआ करता था। तो 82 का सही आंसर हो गया बी, ओनली 2। नंबर 83 कहा जा रहा वल्लभाचार्य के संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सही है ये बताना है। तो 83 का सही आंसर है बी, 2 और 3 जो है यही सही है। तो 2 नंबर कढ़ाइया भगवान की पूजा के तरीके के रूप में भक्ति गीत गाते और नृत्य करने में विश्वास रखते थे, तो बिल्कुल सही, ये 2 सही है। और तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है इसने उपवास और आत्मदाह का विरोध किया, तो दोनों स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, 2 और 3। एक पढ़ लेते हैं।
इसने अपने शिष्य को तपस्वी जीवन जीने का शिक्षा दी। नहीं, ये नहीं दिया था, बाकी 2 3 जो है वो सही है। तो उस हिसाब से सही आंसर हो गया 83 का बी। क्वेश्चन नंबर 84 कहा जा रहा, भारत में मुगल शासक कई मायनों में महत्वपूर्ण है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट दिया और कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, इसमें लगभग 200 वर्षों तक भारत को बाहरी आक्रमण से बचाया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत ट्रांस एशियन व्यापार में अधिक हिस्सा ले सकता है या ले सकता था उस टाइम में, तो दूसरा भी स्टेटमेंट इसका सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहा, भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था। नहीं, बारूद का प्रयोग इससे पहले भी हो गया था। ठीक है, हाँ हो सकता है उस टाइम में नहीं गन वगैरह का उपयोग किया होगा, ठीक है, लेकिन बारूद का प्रयोग इससे पहले भी हो चुका था। तो सही आंसर हो गया 84 का बी, 1 और 2 सही है। और 85 कहा जा रहा, विशेष रूप से 1707 ईस्वी के बाद भारत में रियासतों के स्वतः स्फूर्त उदय के निम्नलिखित कारण पर विचार करें। और कौन सा सही है ये बताना है। तो 85 का सही आंसर दिया सी 1, 2 और 3। तो देखिए कौन सा, मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया था, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या हुआ था, औरंगजेब का देहांत हो गया था, मर गए थे। तो उसके बाद मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे विघटन होना स्टार्ट हो गया था। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा, औरंगजेब के बाद कमज़ोर मुगल नेतृत्व। बिल्कुल, औरंगजेब के बाद जो भी मुगल शासक आए हुए तो कमज़ोर हुए या तो अयास हुआ करते थे। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है, प्रणाली के भीतर गुटबाजी और राजनीति स्थिरता की कमी के लिए अग्रणी थे। ठीक है, इसमें क्या गुटबाजी होने लगी और कोई का बात होता था तो राजा तक बात नहीं पहुंचती थी, अपने अपने ग्रुप में बांट दिया जाता था या अपने अपने जो है, बेसिकली ये समझ लीजिए कि उसके बाद उसके राज में गुटबाजी बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो और यही कारण था कि धीरे धीरे मुगल साम्राज्य जो है डिक्लाइन होने के तरफ चले गए। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट इसमें दिया है, यूरोपियन लोगों द्वारा किए गए लगातार हमलों। देखिए इस टाइम में यूरोप के लोग हमला किए ही कहाँ, ठीक है, नहीं किए थे। तो ये 4 नंबर जो है गलत हो गया, बाकी 1, 2, 3 सही है। तो सही आंसर हो गया 85 का सी है। निम्नलिखित में से कौन सी मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषता है ये बताना है। तो देखिए मुगल साम्राज्य के टाइम में जो चित्रकला चली थी उसमें बेसिकली क्या था, उसमें बेसिकली वो जो था धर्मनिरपेक्ष था। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष हुआ करता था। तो सही आंसर इसका बी है, धर्मनिरपेक्ष हुआ करता था, भव्य हुआ करता था और जो भौतिकवादी हुआ करता था। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, भव्य और भौतिकवाद हुआ करता था। ये लोक परंपराएं नहीं थी यहाँ पे। तो सही आंसर हो गया 86 का बी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रारंभिक राजपूत शासक पल्लव वंश के अंतर्गत समांती थे। तो देखिए ये नहीं थे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है, राजपूत राजा अमोघवर्ष प्रथम ने कन्नड़ भाषा में एक पुस्तक कविराज मार्ग लिखी थी। तो ये बिल्कुल सही है, 2 नंबर स्टेटमेंट सही है। 3 नंबर देखिए, वाणिज्य और व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए राष्ट्रकूतों ने सिंध के अरबों के साथ अच्छे संबंध बनाए। तो 2 और 3 सही है। तो सही आंसर हो गया 87 का सी। क्वेश्चन नंबर 88 कहा जा रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें जो है देखिए, पहला है, जैन भिक्षुक महेंद्र सूरी ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में यंत्र राजा की रचना की, जो एस्टर्बो पर हमला संस्कृत पाठ है। देखिए ये स्टेटमेंट कुछ सही नहीं लग रहा है, तो इसका स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए। लेकिन इसका जो आंसर दिया हुआ है 88 का बी दिया हुआ है, ओनली 2 है। तो देखिए ये कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों की सीधी मदद देकर अधिक भूमि को खेती के अंतर्गत लाने के लिए दीवाने कोही नामक कृषि का एक नया विभाग स्थापित किया था। तो बिल्कुल सही, याद रखिएगा, दीवाने कोही जो स्थापित किया गया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ये सही है और पहला वाला जो है गलत है। 89 कहा जा रहा है, इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही चुनना है। तो 89 का सही आंसर है बी, ओनली 2 जो है सही है। देख लेते एक बार, चांदी की कम उपलब्धता के जवाब में उन्होंने उत्तरी भारत में 1 टका और जिट्टल से मिलकर एक नई द्विघातीय सिक्का प्रणाली प्रारंभ की थी। तो बिल्कुल सही, जो चांदी का सिक्का चलाया उसे जिट्टल कहा गया। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला कह रहा है गलत है। इसमें कहा जा रहा है, उसने अपने साम्राज्य को मनसबों में विभाजित किया और इसे रईसों और अधिकारियों को वेतन के रूप में सौंप दिया। नहीं, ये गलत है, दूसरा जो है सही है। 89 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 90 कहा जा रहा है, निम्नलिखित में सूफी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, 2 और 3 है और यही दोनों 3 सही है। ठीक है, तो दूसरा कह रहा है, इसमें सामाजिक स्थिरता के विकास में योगदान दिया। ये भी सही है। इसमें स्थानीय साहित्य और भक्ति संगीत के विकास में योगदान दिया। तो ये 2 और 3 जो है सही है। और पहला कह रहा है,
इसने दिल्ली सल्तनत के शोषक और शूद्र शासकों के विरुद्ध लोगों का समर्थन किया, नहीं, ये गलत है। तो 90 का सही आंसर हो गया 2 और 3 सही है। 91 नंबर क्वेश्चन करा, बहावी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए 91 का जो सही आंसर दिया है ओनली ए, यह अनिवार्य रूप से एक इस्लामिक जो है पुनरुत्थान आंदोलन था, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि इसमें नई पश्चिमी शिक्षा को अपनाकर इस्लाम को पुनर्जीवित करने की वकालत की, नहीं, दूसरा गलत है। यह पंजाब और आसपास के क्षेत्र में केंद्रित एक क्षेत्रीय आंदोलन था, तो देखिए बहावी आंदोलन पंजाब में नहीं बंगाल में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या है इसका, सॉरी तीसरा भी गलत हो गया, तो ओनली 1 सही है। 91 का सही आंसर ए हो गया। क्वेश्चन है 92 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित के संगीत के विरुद्ध अंग्रेजों की प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो पहला ही कथन सही नहीं है, उन्होंने संगीत वाद्य यंत्र बजाना बंद कर दिया था, नहीं, बंद नहीं किया था। बाकी स्टेटमेंट सही है, उसको पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। उन्होंने गायन को अपने दरबार से भगा दिया, उसके दरबार में गाना बजाना से जो भी थे संबंधित व्यक्ति उसको भगा दिया, ठीक है। वो एक कुशल बीना वादक थे, बिल्कुल सही है। शास्त्रीय भारत संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तक उसके शासनकाल में लिखी गई थी, तो बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये BCD जो है सही है, लेकिन हम लोग यहाँ गलत चूज करना था, तो ये गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 93 में कहा जा रहा है 800 से लेकर 1200 AD के दौरान भारत के व्यापार और वाणिज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए जब भी ये सही गलत पूछे तो उस पर मार्क जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो इसमें क्या होता है कि गलती आंसर चूज हो जाता है, क्योंकि BPSC का जब लास्ट क्वेश्चन दिया है इसमें से कोई नहीं है मोर देन वन ऑफ द अबव, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक बार मार्क जरूर कर लीजिएगा, गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। तो यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है, तो इसका जो गलत है B है, 93 का B गलत है। इसमें कहा जा रहा है नमक समुद्री यात्रा पर प्रतिबंध का भारतीयों द्वारा सख्ती से पालन किया गया, नहीं, ये क्या है, गलत है। यही इसका आंसर, हम लोग को गलत चूज करना था। बाकी स्टेटमेंट सही है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। देश के भीतर लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट आई, ठीक है, ये 1200 से 8 की बात हो रही है, सॉरी 800 से 1200 AD की बात हो रही है। चांदी की मुद्रा बंगाल में चलती रही, बिल्कुल सही, उस टाइम चांदी की मुद्रा चलाया जाता था बंगाल में। दक्षिण भारत में सोना बहुत ज़्यादा था, बिल्कुल सही, ठीक है। तो 93 का सही आंसर कौन सा हो गया, B, जो कि गलत है। बाकी सब स्टेटमेंट सही है। रिपोर्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अब कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है 2 और 3। तो 2-3 पहले हम लोग पढ़ते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य के मलबे पर पली बढ़ी देसी रियासत ने लगातार धर्मनिरपेक्ष नीति का पालन किया, बिल्कुल सही। और तीसरा है कोई भी स्वदेशी राज भारत में 17वीं शताब्दी के दौरान शुरू हुए आर्थिक संकट को रोक नहीं सका, बिल्कुल सही। उसके बाद पहला स्टेटमेंट है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक कट्टर और कानून व्यवस्था पतन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद बढ़ते चला गया है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इस हिसाब से 94 का सही आंसर हो गया C। क्वेश्चन नंबर 95 थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 800 से लेकर 1200 AD के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न राज्यों के साथ भारत के संपर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन गलत नहीं है, ठीक है, ये बताना है। गलत नहीं है मतलब कौन सा सही है ये बताना। तो इसका जो सही आंसर है 95 का, ये B है, केवल 1 और 2। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या करा। दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों ने भारत और बाहरी दुनिया के बीच वाणिज्य और सांस्कृतिक संपर्क के लिए एक प्रकार से सेतु का काम किया, बिल्कुल सही। उसके बाद ये राज्य भारतीय सभ्यता और संस्कृति से गहराई से प्रभावित थे, हालांकि उन्हें एक बहुत ही उच्च क्रम की अपनी विशिष्ट संस्कृति प्राप्त की थी। तो 1-2 सही है। बाकी एक स्टेटमेंट गलत है, फिर भी पढ़ लेते हैं। इस युग के दौरान अरबों ने दक्षिण पूर्व एशियाई में भारतीय व्यापारी और उपदेशकों को स्थापित करना शुरू किया और बड़े पैमाने पर लोगों को इस्लाम में परिवर्तन करना शुरू किया। नहीं, ये अगर हम लोग इस्लाम की बात करें, इस्लाम में परिवर्तित करना जो है ये जब मुगल वगैरह आ गए तब जाके वो सब हुआ। 800 से 12 AD का ये काम नहीं है, ठीक है। अब वैसे वो दक्षिण भारत में नहीं, वो उत्तर भारत में स्थापित हुए थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के रास्ते इधर आए थे, ईरान इराक से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, तो इधर से आए थे। तो 1-2 सही है इसका, ठीक है। 95 का हो गया B। नंबर 96 कहा जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी के व्यापार और वाणिज्य के मामले को संभालने और बाजार नियंत्रण की अपनी नीति को लागू करने के लिए एक नए विभाग का गठन किया गया था। विभाग के रूप में मतलब किस नाम से जाना जाता है वो, तो वो जाना जाता है दीवाने रियासत से, ठीक है, याद रखिएगा। ये किया गया था दीवाने रियासत, किसके लिए किया गया था, व्यापार और वाणिज्य के मामले को संभालने के लिए और बाजार नियंत्रण के लिए अपनी नीति लागू किया और एक अलग डिपार्टमेंट बनाया दीवाने रियासत के नाम से। तो 96 का सही आंसर हो गया A।
अब यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आधा क्वेश्चन इस साइड है आधा उस साइड है, पहले हम लोग पढ़ते हैं फिर पता चलेगा। भारत में दिल्ली सल्तनत के अधीन राज की प्रकृति इस्लामी थी, जिसका अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ है सुल्तानों ने इस्लाम कानून का खुलेआम उल्लंघन नहीं होने दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है, बाकी देखते हैं हम लोग। आंसर दिया हुआ है, एक तो सही था, 1 और 3 सही आंसर है। तो तीसरा स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि 97 का सी आंसर दिया हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट है मुस्लिम धर्मगुरु नियुक्ति या लाभदायक कार्यालय थे। तो ये 1 और 3 सही है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में जो सुल्तान थे खुलेआम जो है मुस्लिम धर्मों का कोई विरोध करता था तो उसको नहीं होने दिया था। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 97 का डी। 98 नंबर क्वेश्चन करा, भारत में मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि अंग्रेज भारत को जीतने में सफल हो गए। ठीक है, इधर जो है मुगल साम्राज्य के ही टाइम में आए थे अंग्रेज, धीरे धीरे जीतते गए और अंग्रेज का जो है वो प्रसार मतलब एक्सपेंशन जो होते रहा। तो कह सकते हैं अंग्रेज भारत को जीतने में सफल रहे। तो सही आंसर हो गया 98 का ए। और 99 कहा जा रहा है मुगल सम्राट बहादुर शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो सही आंसर दिया 99 का ये दिया है बी, और ओनली 2 इसका सही है। उन्होंने बुंडेला प्रमुख छत्रसाल के साथ जो है शांति स्थापित की। तो यही एक सही आंसर है, और वो जो है पहला वाला गलत है। तो पहला वाला एक सेकंड तो सही चूज करना था हम लोग को। तो ये दूसरा जो स्टेटमेंट है ये सही है, उन्होंने बुंडेला प्रमुख छत्रसाल के साथ क्या किया, शांति स्थापित की। बाकी पहला स्टेटमेंट दिया है उन्होंने मालवा और गुजरात के महत्वपूर्ण प्रांतों के उच्च मनसबों तथा सूबेदार के कार्यालयों के लिए राजा जय सिंह और अजीत सिंह की मांग को स्वीकार कर लिया था। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो 99 का सही आंसर हो गया केवल 2। कहा जा रहा है निकोल मैकियावेली किस देश के नागरिक थे? तो ये नागरिक कहाँ के थे? तो ये नागरिक थे इटली के। सही आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो ये किया गया था बख्तियार खलजी के द्वारा। ठीक है, 101 का हो गया ए। 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सिंध का विशद वर्णन प्रदान करता है? तो ये है चचनामा। ठीक है, तो 102 का सही आंसर हो गया आपका सी है। 103 नंबर, इसमें कहा जा रहा है गोविंद चंद गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने किस स्थान पर धम्मचक्र जीना बिहार का निर्माण किया था? तो ये किया गया था सारनाथ में। सही आंसर हो गया इसका ए। 104 नंबर क्वेश्चन कहा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सिक्के जारी किए जिनके एक ओर लक्ष्मी और दूसरी ओर देवनागरी के शासक का नाम विराजमान था? तो ये किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था। 104 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 105 कहा जा रहा है चित्तौड़ स्थित कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। सही आंसर हो गया 105 का ए। क्वेश्चन नंबर 106 कहा जा रहा है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया गया था चंडेल के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 106 का ए। नंबर 107 कह रहा गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा इक्ता प्रणाली को किसने समाप्त किया था? तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो 108 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 109 कहा जा रहा है बुंदेलखंड के उस शासक का नाम बताइए जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया था? तो ये किसको हराया था? परमर्दी देव को। तो सही आंसर हो गया 109 का ए। क्वेश्चन नंबर 110 कहा जा रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने सीरी के किले की स्थापना और निर्माण किया था? तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सही आंसर हो गया 110 का सी। नंबर क्वेश्चन कह रहा सुल्तान बलबन के आदेश से निम्नलिखित में से किस अमीर को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए थे? तो ये मारा गया था किसको? मलिक बकबाक को। सही आंसर हो गया 111 का ए। क्वेश्चन कहा जा रहा सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के खिलाफ विद्रोह करने वाला काड़ा मणिकपुर का गवर्नर कौन था? मतलब करने वाला जो मणिकपुर का गवर्नर था वो कौन था? तो वो था कौन? मलिक छज्जू। सही आंसर हो गया 112 का सी। 113 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में नव मुस्लिम कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मंगोल को। ठीक है, नंबर क्वेश्चन का तारिका फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था बर्नी और आसिफ के द्वारा। सही आंसर हो गया 114 का ए। 115 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अपने पिता की हत्या के लिए जिम्मेदार था?
तो ये कौन थे? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर हो गया 115 का ए। नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है अकबरनामा को अबू फजल ने कितने वर्ष में पूरा किया था? तो उनको लग गया था अकबरनामा लिखने में 12 साल। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 12 साल ए। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही आंसर दिया 117 का ये बी, 1 और 4 करेक्ट है। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी, बिल्कुल सही है। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, नहीं। दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना 1206 में हो गया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है शाहजहां ने उत्तराधिकारी का जो है युद्ध लड़ा, नहीं, ये युद्ध नहीं लड़े थे, आराम से ये उत्तराधिकारी बन गए थे। जहांगीर सुंदरता और प्रकृति का प्रेमी था, बिल्कुल सही। तो 1 और 4 जो है सही है, तो सही आंसर हो गया इसका बी। नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित लड़ाइयों पर विचार करें और उन्हें काल अनुसार जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। काल के अनुसार कौन पहले हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था। तो देखिए यहाँ पे कन्नौज का युद्ध है, ठीक है। कन्नौज का युद्ध हुआ था कब? 1540 में शेरशाह सूरी और किसके बीच? जहांगीर के बीच हुआ था, ठीक है। उसके बाद चंदेरी का युद्ध अगर हम लोग बात करें तो ये हुआ था कब? 1588 में हुआ था चंदेरी का युद्ध, ठीक। उसका तलीकोटा की अगर हम लोग बात करें तो तलीकोटा को 1565 में हुआ था, ठीक है। ये ईयर एक बार आप लोग याद रख लीजिएगा। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1539 में लड़ा गया था, 1539 में। अब इस हिसाब से आप बना लीजिए। तो पहले कौन सा हो गया? चंदेरी का युद्ध हो गया जो 1528 में, ठीक है। तो 2 कहाँ है? डी का। तो क्या हो गया? 2, 4, 1, 3। तो सही आंसर हो गया आपका डी। 119 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है किसने कहा था कि अकबर के समय में इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला महल बनाने के लिए 5000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्षों तक काम किया था? तो ये कहा गया था किसके? विलियम फिंच के द्वारा। सही आंसर हो गया 119 का ए। कहा मुगल काल की निम्नलिखित लड़ाइयों को काल के अनुसार मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखिए इसका हम आंसर बताते हैं, आप लोग एक बार ईयर इसका ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। तो 120 का सही आंसर है ए। सही आंसर 2, 1, 3, 4। मतलब पहले जो हुआ था खानवा का युद्ध 1527 में ही हुआ था, फिर घाघरा का युद्ध होता है, फिर उसके बाद चौसा का युद्ध 1540 में, फिर सूरजगढ़ का युद्ध लास्ट में लड़ा जाता। तो सही आंसर हो गया 120 का ए। 121 नंबर क्वेश्चन करा किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो को आश्रय और धन से मदद की? तो ये किया गया था किसके? गुरु अर्जुन देव के द्वारा, ठीक है। सही आंसर हो गया 121 का ये। 122 नंबर क्वेश्चन करा पंजाब में अमृतसर शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये अमृतसर स्थापित किया गया था गुरु रामदास के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान रख लीजिएगा। 122 का ए। तो शिवाजी के जो राज में थे अष्टप्रधान हुआ करते थे। तो क्वेश्चन पूछ रहा शिवाजी का अष्टप्रधान का सदस्य जो विदेशी मामले को देखते थे उसका क्या कहा जाता था? तो वो सुमंत कहा जाता था। तो सही आंसर हो गया 123 का ए। 124 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा पानीपत की तीसरी लड़ाई का एक इतिहासकार गवाह है, वह कौन था? तो वो था कौन? काशीराज पंडित, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 125 कहा जा रहा निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने बंगाल में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? तो ये किया गया था फारूक सियार के द्वारा। सही आंसर हो गया 125 का ए। 126 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये हुई थी कहाँ पे? कलिंजाड़ में, ठीक है। कलिंजाड़ का युद्ध जब लड़ा था तब शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। तो सही आंसर हो 126 का ए। तो 27 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसने अपने सम्राट पति के लिए मकबरा बनाया था? तो ये बनाया गया था हाजी बेगम के द्वारा, ठीक है। 127 का डी। हाजी बेगम किसकी पत्नी थी? तो ये हुमायूं की पत्नी थी। तो सही आंसर डी हो गया। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ा गया था। राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था ये लड़ाई, और इसका जो मेन उद्देश्य था राणा प्रताप को वश में करने का। सही है, तो 128 का सही आंसर हो गया ए। नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया? ठीक है, तीर्थ यात्रा कर कौन सा हुआ करता था? जजिया, ठीक है। उसको हटाने वाले कौन थे? अकबर थे, ठीक है। ईयर एक बार देख लीजिएगा कब जजिया कर अकबर के द्वारा हटाया गया था। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली निम्नलिखित में अपनाई गई प्रणाली से उधार ली गई थी। तो ये लिया गया था किससे? मंगोलिया से, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 130 का ए।
31 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शैक्षिक सुधार की शुरुआत की थी? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। सही आंसर हो गया 131 का सी। 132 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तबकत अकबरी किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था किसके द्वारा? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। ठीक है, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। इसका बेसिकली नाम हुआ करता था ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। और एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें, तबक़त नासरी को हम लोग तारिक निजामी के नाम से भी जानते हैं, इसी बुक को जो लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। 133, मुगल और मेवाड़ के राणा के बीच चित्तौड़ की संधि किसके शासन काल में हुई थी? तो ये संधि हुई थी जहांगीर के टाइम में। सही आंसर हो गया 133 का सी। 134 नंबर कह रहा है, जहांगीर ने थॉमस रो का दर्शकों से किस स्थान पर स्वागत किया? मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा है, तो जो जहांगीर जो है थॉमस रो का जो दर्शकों के साथ जो स्वागत किया, कहाँ पे किया था? तो ये किया गया था अजमेर में। ठीक है, अजमेर में मिले थे थॉमस रॉ किसमें? जहांगीर से। तो सही आंसर हो गया 134 का सी। क्वेश्चन नंबर 135 का, जरा निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो ये लिखा गया था जहांगीर के द्वारा। ठीक है, जहांगीर नामा। उसके बाद 136 नंबर क्वेश्चन का, जरा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ? लाहौर में रखी थी। ठीक है, फिर उसके बाद जब इल्तुतमिश आते तब दिल्ली राजधानी लाया जाता है। और इसका कार्यकाल क्या था कुतुबुद्दीन ऐबक का? तो ये 1206 से लेके 1210 था। ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा, अमीर खुसरो की निम्नलिखित में से कौन सी रचना अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों से संबंधित है? तो ये रचना है कौन सा? खजाइन उल फुतूह। सही आंसर हो गया 137 का ए। 138 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल के दौरान शाही सचिवालय का प्रतिनिधित्व करता था? तो ये किया जाता था कि दीवान इंसा के द्वारा। सही आंसर हो गया 139 का ए। 140 नंबर कह रहा, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान अचहलगानी की स्थापना की थी? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इसमें ग्रुप ऑफ 40 नोबेल भी हुआ कहते थे, मतलब। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान इल्तुतमिश का वंशज था और उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? तो ये कौन हुआ करता था? नसीमुद्दीन महमूद। सही आंसर हो गया 141 का ए। 142 नंबर क्वेश्चन करा, आगरा की स्थापना किसने की? तो आगरा का स्थापना किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। 142 का हो गया ए। 143, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम नहीं था? ये बख्तियार खलजी जो है ये मोहम्मद गौरी का गुलाम नहीं था। ठीक है, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खलजी। सही आंसर हो गया 143 का बी। नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा दिल्ली के सुल्तान के अधीन चलन में नहीं था? तो ये कौन सा था? तो ये था दाम जिसको बोलते हैं। बाकी जिटल, टाका, दुगनी ये सब हुआ करता था। तो 144 का सही आंसर हो गया डी। 145 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, तुर्की काल में भारत की राजभाषा कौन सी थी? तो इस टाइम में राजभाषा हुआ करता था फारसी। सही आंसर हो गया 145 का। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टकोणीय मकबरा है? तो ये मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा जो है अष्टकोणीय है। सही आंसर हो गया बी। 147 नंबर कहा रहा है कि अलबुर्नी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 147 का सही हो गया क्या? वे एक धर्मनिरपेक्ष लेखक थे। 187 का ए। क्वेश्चन है 148 नंबर, वह युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी तो वह कौन सा युद्ध था? तो वो युद्ध था तराइन की द्वितीय युद्ध। कब लड़ा गया था? 1192 में। किसके किसके बीच हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइए। तराइन की पहली युद्ध, तराइन की दूसरी युद्ध। और एक बार सबका डेट देख लीजिएगा कब लड़ा गया था। 149 नंबर क्वेश्चन कर रहा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। सही आंसर हो गया इसका डी। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 150, मंगोल को सर्वप्रथम किसके शासनकाल में सिंधु नदी के तट पर देखा गया था? तो ये देखा गया था इल्तुतमिश के टाइम में। सॉरी देखा गया था किसके टाइम? एक सेकंड फिर से पढ़ देता हूँ, एक मिनट। मंगोल को सर्वप्रथम किसके शासनकाल में सिंधु नदी के तट पर देखा गया था? तो ये देखा गया था इल्तुतमिश के टाइम में। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई टेस्ट सीरीज़ के बाद एक नए सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। धन्यवाद।